हेलो बच्चों, एसएससी सीएचएल्स के ऊपर ही मेरा फिफ्थ क्लासेस है। बैक टू बैक मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेके आ रहा हूँ ताकि आपके सीएचएल 2023 के लिए क्या कर सके, थोड़ा सा इजी कर सके प्रिपरेशन को। ठीक है, और आपका बहुत सारा इसमें प्यार भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारा बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। तो उन सब बच्चों के लिए मेरे लिए ये है कि आपके द्वारा भी डाउट कुछ आ रहा चाहिए, कमेंट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को भेजो ताकि हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके आपको वो सॉल्व करा सके। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस में हम क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंस जो होगा 9 या 10 क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपको क्या करेगा, सीएचएल के एग्जाम को एक नया दिशा देगा। ठीक है, तो क्लास आगे स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल्स का न्यू सब्सक्राइबर हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में क्या करो, शेयर करना मत भूलो। तो जैसे कि आपका नाम मालूम होगा, मेरा नाम क्या है, राहुल सर। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लासेस में किस क्वेश्चंस को पहला इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो उसको आपको जरूर देखना है। ये पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन टेस्ट का है। तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर के कुछ सम, जो प्रीवियस ईयर का कुछ सम्स को अगर हम एनालाइज किए तो ये अब तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अब तक। तो कभी कभी क्या होता है कि जब वो पेपर सेट करता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो एक बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको वो पूछने का चांस देता है। ठीक है, आप लोग बोलो सर कभी नहीं पूछा गया तो मतलब अब क्या पूछेगा, नहीं, इसी तरह से होता है, एनालाइज होता है कि कभी नहीं पूछा गया तो इस बार टारगेट हो सकता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को झलक मिल सकता है देखने को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्शन टेस्ट में अब तक एसएससी सीएचएल टारगेट नहीं किया, सीजीएल में टारगेट बहुत बाकायदा किया है, एमटीएस में भी किया गया, लेकिन सीएचएल का भी मतलब अगर गौर करोगे कि 2-3 या 4 साल के पेपर जो हम गौर किए तो एक भी सेगमेंट में इस तरह क्वेश्चन को झलक देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं 2023 में बच्चा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, समझ लो। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन टेस्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से एक टाइप जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल टाइप से निकला हुआ एक पहला टाइप जो डायरेक्शन टेस्ट से लिया गया। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये एंगल टाइप में जो पूछा गया तो इस तरह क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है इसके अंदर में कि जब भी एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 4 डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर बच्चा आपका ईस्ट होता है और इधर आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। क्लियर है, तो आपको मालूम है कि आप ही कोर्स देखो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसके बीच वाले पार्ट कितना होगा, मेरा 45 डिग्री होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्लियर है, उसी तरह बोलो कि ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं, और इसके बीच वाले पार्ट मेरा 45 डिग्री होगा और ये क्या बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा। ठीक है, उसी रूप से चेक करोगे कि नॉर्थ वेस्ट में भी यही चीज देखने को मिलेगा आपको, तो यहां भी आपको 45 डिग्री बनेगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, और ये भी यहां कहलाएगा, ये भी 45 डिग्री और ये वाला पार्ट कहलाएगा साउथ वेस्ट कहलाएगा। क्लियर है, ये इसका स्वरूप हुआ। अब बच्चे इसमें भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है कि महेश स्टार्टिंग फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, महेश जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ही टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो घुमा फिरा कर बना सकते हो इसे। लेकिन हम उस तरह का फेवर आपको कभी नहीं करेंगे, मतलब इस तरह से आपको बनाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो बनाने में क्या होगा, आपका इजी होगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखो कि क्लॉकवाइज को हम यहां पर प्लस मान लेंगे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को यहां पर हम क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस होगा। तो बोला जा रहा है कि महेश इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग द नॉर्थ, मतलब महेश जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हमको सोचो कि मान लेते हैं
कि मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन बना लिए इस तरह से और वो बाकायदा नॉर्थ की तरफ देखा जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इस तरह खींच लिए। अब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे ही टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से टर्न किया। क्या किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से टर्न किया। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को प्लस माने थे तो बोलेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज हुआ। फिर बोला गया है कि सेम डायरेक्शन फिर वो 45 डिग्री घुमा, तो बोलते कि हाँ ही टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर कितना हो गया? वो 45 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब फिर देखो, देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 270 डिग्री, मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या कर इधर कर देते तो अच्छा होगा। यहां देखो, तो बोल सकते हैं कि पहले कितना था वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस कर दिए। फिर मेरा कितना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर माइनस है 270 डिग्री था, 270 डिग्री है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि माइनस 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा? माइनस जो आएगा आपको यहां पर 45 डिग्री आएगा। तो भैया माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बोले कि माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब उसको उल्टा केवल 45 डिग्री घूमना है। अगर तुम सोचो, अगर 40 मतलब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो मतलब अगर इधर घूमेंगे तो इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे और इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो केवल कितना घूमना है? 45 डिग्री, मतलब इसके बीच में आएगा। इसके बीच में आएगा कि नहीं? अगर ये नॉर्थ है, अगर ये वाला पार्ट आपका वेस्ट होता है तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा कि नहीं आपका? मतलब अब किस डायरेक्शन में फेस करेगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। मतलब इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर जो आपका आंसर होने वाला है, वो आंसर होने वाला क्या है? ऑप्शन नंबर डी होने वाला। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा एक चीज को याद रखना कि जब भी इस तरह क्वेश्चन में झलक मिले तो डायरेक्शन से करोगे तो ये एक लंबा प्रोसेस ले लेगा और आपका एक टाइम टेकिंग बन जाएगा। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन का तो आंसर डेफिनेट आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रोसेस के आधार पर करोगे तो आपका विद इन जो होगा 2 से 3 सेकंड के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। और बोलोगे ये मुजवानी भी हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 80 और 45 मतलब क्या होगा? 225 और 70 से माइनस करें तो माइनस 45 डिग्री। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ उल्टा घूमेगा, इधर की तरफ घूमेगा। अगर वो नॉर्थ की तरफ अगर इधर घूमेगा तो हम बोलेंगे सर इधर वाला पार्ट क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट हो गया। और रियली आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको किसी भी हालत में टाइम बचाना है इस तरह के प्रश्नों से। ठीक है, समझ में बेशक आपको आया होगा। देखिए, हम कभी भी किसी क्वेश्चन को जब भी डील करते हैं तो ये नहीं कि ऊपर ऊपर निकलते हैं, हम क्या करते हैं पूरा धरातल में घुस के आपको उस टाइप को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप जब भी वीडियो देखो तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। अरे वाह, मतलब एक चीज को याद रखना है कि बार बार हम एक ही चीज को आपको बोल रहे हैं, वो चीज क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी तुम लोग एसएससी के प्रिपरेशन करते हो तो एक चैप्टर तुम्हारा भैया, एक चैप्टर रीजनिंग का बाप है। बाप शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। बाप मतलब उसी से निकलता है हर चीज। अगर कोडिंग डिकोडिंग पर ठीक से अगर एनालाइज कर लिए माफ कीजिएगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग में ठीक से एनालाइज कर लिए तो यहां से आपका 4 या 5 चैप्टर आपका तुम चुटकी पर बजेगा, तुम चुटकी पर आएगा। वो 4 या 5 चैप्टर आपको चुटकी पर आ जाएगा तुम। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखने का दरकार है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही पूछा गया है पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि अमन को 1415 लिखा गया है और बंटी को ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कमल को क्या लिखा गया है। तो भैया आप ही चेक बोलो कि इसमें अमन को, आप देखोगे कि इसमें अमन को जो है ठीक है, इसमें अमन को
इसमें अमन को 1415 लिखा गया है। तो तुम ही सोचो, जब भी किसी वर्ड को, हमेशा याद रखो, जब भी किसी वर्ड को नंबर डिनोट करें तो पहला दिमाग का लॉजिक खोल के रखो, दिमाग का एकदम ढक्कन खोल के रखो। किसी भी वर्ड को अगर नंबर डिनोट करे तो हमेशा याद रखना है कि इसमें अल्फाबेट ऑर्डर का ही कुछ क्या 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 छेड़छाड़ किया है, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर के साथ ही कुछ छेड़छाड़ किया गया है। तो अल्फाबेट ऑर्डर को पकड़ना जरूरी है। और आप लोग को थोड़ा सा याद रखोगे कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने रूपा मैम के साथ एक कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्या जुगलबंदी एक वीडियो किया था। और जुगलबंदी विंडो में मैंने अपोजिट, मतलब रूपा मैम बहुत अच्छा तरह से उस वीडियो में अपोजिट लेटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में एकदम पूरा का पूरा वर्णन किया है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो वो वीडियो को आप लोग देखो, मतलब उससे क्या होगा कि उस जुगलबंदी में आपका एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि अपोजिट लेटर का निकालना बहुत इजीली सब समझ जाओगे। तो उस वीडियो को आपको गौर से क्या करना है, देखने का दरकार है कि किस तरह से दो फैकल्टी आपस में जुगलबंदी करके भी अच्छा से वो सहयोग करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखो कि इसमें अल्फाबेट ऑर्डर को ही आपको क्या करना है। अगर अल्फाबेट ऑर्डर याद है तो इस तरह के प्रश्न को डील करने में आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, एकदम नहीं लगेगा। तो तुम ही सोचो, तो सर अल्फाबेट ऑर्डर को याद कैसे रखे, तो इसके ऊपर भी एक बहुत सारा वीडियो जा चुका है और हर क्लासेस में आपको हम बता रहे हैं कि अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखना सबसे इजी प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, ई ज्योति। हम इसी प्रोसेस को याद रखते हैं और इसी प्रोसेस में कभी हमको दिक्कत आज तक हुआ नहीं है। मतलब E फॉर 5, J फॉर बेटा 10 हो गया, ठीक है। O फॉर बेटा कितना हो गया, तो बोलो O फॉर जो है मेरा 15 हो गया। अब बोलेंगे T फॉर, तो बोलेंगे T फॉर बेटा 20 हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे Y, तो Y फॉर कितना होगा, 25 हो गया। तो इन सभी 5 लेटर को जोड़ोगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। उस मीनिंगफुल वर्ड का क्या नाम होगा, मेरे दिया हुआ एक नाम है, उसका नाम है ई ज्योति। मतलब ई ज्योति, मतलब ई ज्योति, मतलब ई फॉर 5, जे फॉर 10, ठीक है ना, ओ फॉर 15, टी फॉर 20, वाई फॉर 25। और इसके बिहाफ में आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर लोगे, आराम से डील कर लोगे, ठीक है। तो जब ये आराम से अगर आप डील करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको यहां पर करना क्या है, तो आप बोलोगे थोड़ा ठीक से लिखिए सर, तो ठीक से लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो जैसे कि यहां बोला जा रहा है कि एक अमन को यहां पर ये लिखा गया 1415, ठीक है। तो चलिए ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, तो बोलोगे ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और एम का कितना होता है, एम का जो भैया आएगा कितना, तो एम किसके बगल में आता है, एम जो है वो आता है, अगर देखोगे तो जे के बगल में आता है, ओ के बगल में आता है। अगर जे का 10 है तो के का 11, एल का 12 और एम का क्या हुआ 13, ऐसे भी रख सकते हो। तो 13 हो गया यहाँ पर। ए का तो मालूम है 1 होगा। अगर एन का 13 है तो एन का क्या हो जाएगा, बोले सर बोले क्या देखा 14 होगा। अब देखो सर यहां साफ दिखाई दे रहा है कि आप ही देखिए, यहां पर ए 1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, 1 और +3 को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो मतलब यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो 1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 14 दिखाई दे रहा है तो 1 + 4 को जोड़ के यहाँ 5 कर दिया जा रहा है। तो आपने क्या लॉजिक लिखा है, आप बोले कि लॉजिक क्या है सर, जो सिंगल डिजिट जिसका अल्फाबेट ऑर्डर है उसको सेम रख रहा है, जो डबल डिजिट में अल्फाबेट आ रहा है उसको क्या कर रहा है, आपस में जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मान लो यू का अल्फाबेट होता है 21, तो इसका क्या लिख देगा, वो 3 लिख देगा। लेकिन जैसे ही आई आएगा तो आई का जो क्या होता है वो 9 होता है, तो बड़ा 9 ही रहने देगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक यही है, ठीक है। अब इस आधार पर हम कमल का कोड निकाल सकते हैं।
तो बोलेंगे कमल बेटा, बोलोगे कमल, कमल में पहला लेटर कौन होता है? तो बोलोगे कमल में जो पहला लेटर आप बोलोगे, तो कमल में जो पहला लेटर है वो के है। तो के का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा मतलब 11 होगा, 11 को जोड़ेंगे तो यह 2 होगा। ठीक है, तो 2 बेटा इसमें देखोगे 3 में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे, गलत हो गया। ए मतलब इसके बाद 1 ही होगा, क्या ए को 1 ही रख दे। अब एम, एम मतलब 13 मतलब वहां 4 कर देगा, फिर ए, फिर एल, एल मतलब 12, तो 12 को जब जोड़ोगे तो 3 होगा आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? 21413, 21413 मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। अरे ये तीसरा क्वेश्चन किसका है? तो बोलोगे ये तीसरा क्वेश्चन सर ये डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर है। तो डायरेक्शन टेस्ट में आप लोग देखोगे कि जगह जगह ये राइट टर्न लेफ्ट टर्न लिया, तो ऑलवेज क्या होता है फेस के आधार पर ये क्या होता है लेफ्ट और राइट टर्न लेना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि टोटल डायरेक्शन जो होता है आप लोग देखोगे कि टोटल जो डायरेक्शन होता है वो 4 होता है। क्लियर है? अगर मान लो कोई बंदा जो है अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्लियर है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अगर वो कोई बंदा अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ राइट और लेफ्ट किधर होगा? मतलब ऊपर की तरफ जाना ही क्या होता है नॉर्थ की तरफ जाना। और जब भी वो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो राइट और लेफ्ट टर्न किधर होगा? तो हम क्या करेंगे, जब भी नॉर्थ की तरफ होगा तो अपने हाथ को ऐसे खोलेंगे, और जैसे ऐसे खोलोगे तो जिधर आपका राइट होगा तो राइट हो जाएगा, जिधर आपका लेफ्ट हो तो उधर लेफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये टोटल जो है आपका राइट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद देखोगे नॉर्थ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका साउथ होता है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट आपका देखोगे, ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट होगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा ये राइट हो जाएगा। अगर नॉर्थ को मालूम चल गया तो साउथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ का ठीक अपोजिट क्या होगा साउथ होगा, नीचे की तरफ जाना मतलब साउथ की तरफ जाना। अब उसके बाद तुम ही सोचो ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट होगा, तो ईस्ट और वेस्ट होगा तो अपना हाथ को ऐसे कर दो, तो ऊपर लेफ्ट हैंड जहां हाथ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो ये लेफ्ट होगा, और नीचे की तरफ आओगे तो ये क्या होगा राइट होगा, ये आपका क्या होगा लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा आपका राइट होगा। क्लियर है? अब उसी तरह से जैसे आप इधर मुड़े, ठीक है, तो आपका इधर क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे हो जाएगा आपका हाथ, तो ऊपर वाला पार्ट राइट, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट ये राइट होगा, और ये क्या होगा लेफ्ट होगा। ये जो हुआ आपका एक परफेक्ट डायरेक्शन हुआ। क्लियर है? अब इसी के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखो। बोला है कि 2 मैन स्टार्टिंग वॉक फ्रॉम द 1 पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से, इसमें लिखा गया है देखो यहां गौर से देखो, यह बोला जा रहा है और हिंदी में भी लिखा हुआ है कि 2 आदमी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो एक ही पॉइंट है, मान ले तो पॉइंट ये है, ठीक है, 2 विपरीत दिशा से चलना स्टार्ट करेगा। तो आपका इच्छा है चाहे विपरीत, एक को नॉर्थ मान लो, दूसरा का साउथ मान लो, या तो पहला को ईस्ट मान लो, दूसरा को वेस्ट मान लो, तो इजी होगा आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम नॉर्थ और साउथ ही मानते हैं, तो एक का मुंह वो नॉर्थ की तरफ चलेगा, और एक जो है वो किधर चलेगा साउथ की तरफ चलेगा। सोचिए इसमें, बोले 3 किलोमीटर सीधे चलने के पश्चात, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज देख लेते हैं, यहां देखोगे मान लेते हैं कि एक जो पर्सन है ये वाला पर्सन है, अब इस बिंदु से मान लो इधर की तरफ गया, ठीक है ना, और ये यहां पर जाके पहुंचा, तो ये कितना हो गया बेटा 3 हो गया। और एक नीचे की तरफ चलेगा, अब वो भी यहां पहुंचा तो ये भी कितना बेटा ये 3 हो गया, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। अब लेकिन दोनों जो है वो क्या क्या राइट टर्न लिया बैक टू बैक,
अब दोनों राइट टर्न लिया, तो तुम ही सोचो, एक बंदा का मुंह जो है, अब गौर से देखोगे, एक बंदा का मुंह जो है वो बेटा आपका नॉर्थ की तरफ है और एक बंदा का मुंह बेटा आपका साउथ की तरफ है। तो हमेशा याद रखो, जिसका मुंह बेटा नॉर्थ की तरफ होगा उसका राइट और लेफ्ट बेटा आपके लेफ्ट राइट से मैच करेगा। तो तुम देखोगे कि दोनों क्या हुआ, राइट टर्न लिया, तो दोनों का राइट अगर लिया तो एक का राइट बच्चा वो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और एक का राइट बेटा इधर की तरफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? और ये दोनों की दूरी 4 हो जाएगा, एंड दोनों की दूरी बेटा ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4। तो बोला कि दोनों एक दूसरे से कितने दूर में खड़े हैं, तो आप बोलोगे कि एक बंदा जो है आपका यहां पर खड़ा है और एक बंदा बेटा आपका यहां खड़ा है। अब इन दोनों को दूरी निकालेंगे, तो जब दूरी निकालेंगे तो आपको मालूम है कि आपको नियरेस्ट डिस्टेंस लेना है, इस तरह से लेना है कि नहीं। जब बेटा आप नियरेस्ट डिस्टेंस लोगे तो हमेशा याद रखेंगे कि आपका नियरेस्ट डिस्टेंस जो है अगर डायगोनली क्रिएट करे, क्या क्रिएट करे, डायगोनली क्रिएट करे, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, अगर आपका नियरेस्ट डिस्टेंस अगर आपको डायगोनली क्रिएट करे तो इसमें बेटा क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है कि h इक्वल टू अंडर द रूट एल स्क्वायर और प्लस क्या होगा, बेस स्क्वायर। ठीक है, तो आपको गौर करना है कि आपको यहां से लेकर यहां तक एक ट्रायंगल बनाना है, जो कि आप बना लिए बच्चा, बना लिए कि नहीं। अब देखो सिंपल, देखो ये 4 और वो भी क्या 4 है, तो 4 4 कितना हो गया, अब देखो, अब इसमें एल मतलब क्या हो गया, तो बोला एल मतलब बेटा लंबाई हो गया, आपको लंबाई निकालना है। तो बोलोगे लंबाई कितना होगा, तो बोलेंगे लंबाई बेटा इसको बोलते हैं कि नहीं? लंबाई इसको अगर बोलेंगे तो ये 3 और ये 3 मतलब ही बोला यहां पर होगा, तो मतलब क्या होगा 6 हो जाएगा। तो यहां बेटा लंबाई आपका 6 हो गया। और बेस कितना हो गया, तो बोलेंगे बेस सर हम चौड़ाई को बोलते थे, ये बेस हुआ, तो ये 4 और ये 4 मतलब क्या बेटा ये 8 हो गया। अब इस फॉर्मूला में सेट करेंगे, जब इस फॉर्मूला में सेट करोगे तो आप देखोगे इसके हिसाब से, तो h इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या करते हैं, l मतलब क्या हो गया 6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है, तब बोलोगे 6 के स्क्वायर 36 होता है, या 36 लिख देंगे। और बेटा इसमें b मतलब बेस का, इसका मतलब ये कितना होगा 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ बेटा कितना होगा 100 हो जाएगा। अब 100 बेटा किसका रूट होता है, 10 का रूट होता है, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा 10 होगा, 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होने वाला 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टोटल के टोटल आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर है। अक्सर आप देखोगे कि सीएचएल के एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको किस पर पूछेगा, ब्लड रिलेशन के ऊपर तो पूछेगा ही। और इस तरह के ब्लड रिलेशन को एक नया टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं, और वो टाइप का नाम क्या है, तो हम लोग टाइप का नाम जो होता है उसको बोलते हैं पजल फॉर्मेट। ठीक है, पजल फॉर्मेट बोलते हैं पहेली। ठीक है, पजल को बोलते हैं। तो पजल फॉर्मेट को बनाने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि इसके लिए 3 ठो लकीर खींचना जरूरी होता है समझाने के लिए। तो 3 लकीर क्या होता है, आप बोलोगे कि जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा उसको टॉप और बॉटम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, भाई और बहन को। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। और हस्बैंड और वाइफ को हमेशा बेटा इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये 3 आपको डायग्राम खींचना आना चाहिए, बाकी इसको बनाने में आपको ज्यादा देर लगने वाला नहीं है। तो जनरेशन गैप होगा, टॉप और बॉटम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही चीज क्या होगा बेटा, आपका 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 अगर सिस्टर ब्रदर होगा तो उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और जिसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन पाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाया जाएगा,
तो हमेशा याद रखेंगे वो भाई बहन कहलाएगा, सिबलिंग कहलाएगा, और जिसके बीच में इक्वल होगा तो वो हस्बैंड वाइफ होगा। क्लियर है? ये 3 डायग्राम आपको परफेक्ट मालूम होना चाहिए ताकि आपको बजाने में इजी होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख ही देते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। देखिए, अक्सर जनरेशन गैप होगा उसको टॉप और बॉटम से, और जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा मतलब भाई बहन को स्ट्रेट लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और हस्बैंड वाइफ को इक्वल से। बेटा ये 3 सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बनाने के लिए। बोला कि एक्स वाई का विवाहित, मतलब एक्स जो है वो वाई से शादी किया, तो अगर हम बोलेंगे यहाँ एक्स है, तो एक्स अगर वाई से अगर मैरिज किया तो इसके बीच में इक्वल होगा, यहाँ वाई हो जाएगा। ठीक है, और वाई जो है मदर जो है वो जेड का है, तो वाई जो है, तुम सोचो बेटा, अब वाई जो है मदर किसका है? जेड का है, तो वाई मदर बेटा जेड का है, तो वाई और जेड के बीच में जनरेशन गैप होगा ही, क्योंकि अक्सर हमारे मम्मी और हमारे बीच में जनरेशन गैप तो होगा, और वाई अगर मदर जेड का है तो वाई और जेड के बीच जनरेशन गैप होगा, और जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा उसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट करना है, मतलब टॉप और बॉटम से डिनोट कर रहा है। तो तुम सोचो कि वाई जो है मदर किसका है? जेड का है, तो वाई उसका पेरेंट हुआ, और जो पेरेंट होगा हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा, ऊपर होगा। तो वाई जो है वो मदर किसका? जेड का है, तो वाई पेरेंट किसका? जेड का है, तो वाई का तो इसमें जेंडर क्लियर हो गया कि ये माइनस है, ठीक है ना। तो वाई में इसमें जेंडर क्लियर हो गया कि वाई का जेंडर इसमें क्या बच्चा? माइनस है, माइनस है ना। तो वाई मदर किसका है? जेड का है, तो नीचे कौन चला जाएगा? जेड चला जाएगा, तो यहां से खींचो बेटा, जेड यहां चला जाएगा। ठीक है, अगर y जैसे माइनस हुआ तो x उससे क्या होगा? प्लस हो जाएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ में क्या होता है? एक माइनस होता है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होता है? प्लस होता है। अगर एक मदर होगा, दूसरा क्या बेटा? फादर, इसीलिए हम इसको डिनोट ऐसे किए। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जेड जो है वो सिस्टर है भी का। अब जेड जो है सिस्टर किसका है बेटा? भी का, तो भी बेटा इधर चला गया, और भाई बहनों क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। तो एक बार सोचो, ये स्ट्रेट लाइन जहां तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक्स सभी का फादर बनता चला जाएगा, और वाई सभी का क्या बनता चला जाएगा? मदर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब बोले कि वाई हैज 1 डॉटर, मतलब वाई का केवल एक ही डॉटर है। अब तुम सोचो, अगर इसमें वाई का केवल एक ही डॉटर है जो कि हमको जेड दिखाई दे रहा है, तो बाकी वाई का जितना भी चाइल्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? सन ही होगा। तो बोलने का दरकार नहीं, भी का जेंडर क्या हो गया? इसमें बेटा प्लस हो गया। ठीक है, अब फिर देखो बेटा इसमें क्या देखो आप, कि डब्लू का विवाह जो है, मतलब डब्लू जो है इसमें बोला कि भी इज द मैरिज टू डब्लू, मतलब भी जो है वो बेटा बेटा मैरिज किससे किया गया? डब्लू से किया गया है, तो ऑलवेज बेटा हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ डब्लू कर दिए। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो बेटा? इसमें माइनस हो गया। ठीक है, और उसके बाद बोला कि आर इज द सन ऑफ डब्लू, तो आर किसका सन है? डब्लू का, तो बेटा आर इधर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले कि टी जो है डब्लू की माँ है, बोले कि टी जो है वो डब्लू की माँ है, तो टी जो है डब्लू की माँ, तो जो मम्मी होता जो पापा होता हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखेंगे टी बेटा इसके ऊपर चला गया, और टी बेटा माइनस है, माँ है तो बेटा माइनस हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स का आर से किस प्रकार से संबंधित है, कि एक्स जो है वो आर के क्या लगेगा, आपको ये निकालना है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो बच्चा, जब भी कोई देखो x क्या लगेगा तो x के अकॉर्डिंग टू सोचना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू सोचना है? x के अकॉर्डिंग टू सोचना हमको, कि x जो है वो r का क्या लगेगा, हमको ये देखना है। तो x हमेशा याद है, अगर ऊपर देखे या नीचे देखे, तो x को अगर r को देखना है तो हमको नीचे देखना पड़ेगा। तो हमेशा ये याद रखो, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखे, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखे, तो वो अक्सर क्या होता है? फादर होता है या तो मदर होता है। एक बार देखेगा तो फादर मदर, अगर 2 बार देखेगा तो ग्रैंडफादर या तो मदर हो जाए बच्चा। इसी चीज को याद रखना। तो ऑलवेज बेटा x को r को देखना है, तो x बेटा कितना बार देखेगा? तुम बोलो कि x जो है वो 2 बार देखना पड़ा, एक बार नीचे यहां देखना पड़ा, और एक बार बेटा नीचे यहां देखना पड़ा, तो टोटल 2 बार देखना पड़ा ना। अगर एक बार देखेगा तो फादर मदर, और 2 बार देखेगा तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर,
तो ऑलवेज बेटा एक्स जो होगा उसका जेंडर प्लस ग्रैंड फादर हो जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा ग्रैंड फादर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट ये बेटा एनालॉग का टाइप है, तो भरपूर बेटा एनालॉग के टाइप के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, और 100% आपको इस बार सीएचएल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, और ये डेफिनेट पूछेगा बच्चा, डेफिनेट तो डेफिनेट आपको 1 या 2 प्रश्न एनालॉग से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये ना पूछे तो देखोगे बेटा दिक्कत है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आपको 2 क्या 3-4 क्वेश्चन एनालॉग पर पूछा जाएगा, तो पूछा जा रहा है। और एनालॉग का अब बोलेंगे ये वाला कौन सा टाइप है, तो हम अक्सर याद रखेंगे एनालॉग का ये वाला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं बेटा लेटर, लेटर एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेटर एनालॉग बोलते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। और लेटर एनालॉग को बनाने के लिए सबसे बड़ा सबसे घातक जो ट्रिक होता है वो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, और अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए वो ई ज्योति का फंडा आपको याद होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, ई ज्योति का फंडा आपको याद होना चाहिए। ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर 25। ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये चीज आपको याद है, अगर ये चीज आपको याद है, तो आपको किसी तरह से दिक्कत होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है ई ज्योति का। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ई ज्योति। अब देखो, अब एनालॉग में होता क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन बेटा इसके और इसके बीच में होने वाला है बाबू। ठीक है ना, इसके और इसके बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा। तो इसको हमेशा सोचो कि आप एक वर्ड को नंबर में बदलना है, तो वर्ड को नंबर में बदलने का सबसे इजी प्रोसेस होता है जो अल्फाबेट ऑर्डर, और वो अक्सर क्या करता है अल्फाबेट ऑर्डर को क्या करता है वो ऐड करके 30 बनाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखें। कभी किसी नंबर को अगर अल्फाबेट किसी वर्ड को अगर उसको नंबर बदलना है तो इसका सबसे इजी प्रोसेस होता है अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर को लिखने के बाद उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप इसमें देखो सिमिलरिटी देखो इसमें, अब यहां बेटा बोला जा रहा है कि नेम है, मैक बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मैक बोलोगे तो मैक में टोटल 4 लेटर है, तो एम का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, तो एम का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 13 होता है, या 13, फिर यहां बेटा ए का 1, के का 11, ठीक है, और के का कितना होगा बेटा, इसमें के का बेटा 11 होगा, और ई का कितना बेटा यहाँ 5 होगा, 5 होगा कि नहीं। अगर इन सभी को जोड़ते हो, तो इन सभी को अगर जोड़ते हो तो आपको बेटा साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इन सभी को अगर जोड़ा जाए, अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो बेटा आपको यहां पर कितना होगा बेटा 30 होगा, वो पक्का 30 होगा। 13 और 11 24, और इधर बेटा 6 मतलब 30, मतलब जो अल्फाबेट ऑर्डर उसी को जोड़ दिया गया है। तो ही चीज बेटा आपको यहां भी करना है, बेटा यहां भी क्या करना, वही चीज करना है। तो इसमें बेटा एन, तो एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 14 होता है, फिर ए का यहां पर 1 होगा, फिर बेटा आई का यहां बेटा 9 होगा, और एल का यहां बेटा 12 हो जाएगा। और इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 और 14 26, 24, 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ बेटा 36 होगा। तो देखिए ऑप्शन में 36 दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन में 36 दिखाई दे रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर क्या बेटा आपका ए 36 दिखाई दे रहा है, खटाक आपका। ठीक है, तो ये बेटा अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट से लिया गया है, और एक चीज देखोगे कि ये शायद हम हो चुका है आपका, ये चीज करा चुके थे आपका, आप लोग ठीक से देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 2 ही था जो फिर से आ चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो 6 नंबर आपका हो चुका है। 7 नंबर, हाँ 7 नंबर फिर से एनालॉग आ चुका है। ठीक है, चलिए
इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो हमको मालूम करना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बेटा इसके और इसके बीच में होने वाला है। एचएस होगा कि नहीं? तो तुमको सोचना है कि जब भी देखो इन दोनों नंबर में एक नंबर तुमको परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे, 21 दिखाई दे, तो आपको बेटा 92 के साथ ऐसा क्या करेंगे ताकि इसको 21 बना सके, 121 बना सके। तो तुम बोलोगे कि सर इस 92 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 121 बना सके, तो आप बोलोगे 92 में मतलब 9 और क्या प्लस अगर 2 कर दें 11 होगा। ठीक है ना? कहने के बस मतलब बेटा यही है। देखो फिर से देखो, यहां पर आपको एक नंबर इसमें देखोगे कि 92 है 121, तो 121 जो है वो 11 के स्क्वायर है। तो अगर एक नंबर 11 के स्क्वायर हो मतलब किसका स्क्वायर अगर हो तो किसका स्क्वायर हो? 11 का हो रहा है। आपको देखना है कि 92 को ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 11 बना सके। तो आप बोलोगे 92 को अगर आपको 11 बनाना है तो कुछ करने का दरकार तो है नहीं, तो क्या करेंगे 9 और प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 9 के साथ प्लस 2 करो बेटा कितना 11 होगा, और इसी 11 के स्क्वायर किया गया तो 121 हो गया। तो इसी तरह हम यहां पर करेंगे तो बोलेंगे 6 और 3, तो 6 और 3 को आपस में जोड़ोगे तो यहां पर कितना हो बेटा 9 होगा, और 9 का अक्सर जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 81 होता है। तो ऑप्शन में 81 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटाक दो बेटा आपका। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। हमेशा याद रखोगे कि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है, और एक तरह का क्या होता है नंबर खेल का ही पजल है। खाली नंबर खेल पकड़ना अगर याद हो गया तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि 13, और यहां देखो 312 और यहां 14। ठीक है, तो हमेशा गौर करना है कि सबसे बड़ा नंबर को गौर करना बेटा। तो आपको एक चीज को याद रखना है कि 13 और 14 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि उसको 312 बना सके। तो 13 और 14 के साथ ऐसा क्या किया जाए जिसको 312 बना सके। तो बोले कि सर ये ऐड होगा तो होगा नहीं, या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या तो इसमें स्क्वायर का फंडा अप्लाई होगा, क्योंकि 3 और 14 से बेटा 312 सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। तो 3 और 14 बेटा कभी भी ऐड होगा तो होगा नहीं। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर का कुछ रूल अप्लाई होगा तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसमें टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो वो भी सही, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक रूप से कर सकते हो। हम तो मैथ पढ़ा नहीं रहे, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो 13 चौके कितना होता है 13, 13 का 13, 13 24, 13 39, और 13 चौके कितना होता है बेटा 13 चौके 52 होता है, 52 होता है। तो यहाँ 52 का यहाँ पर 2 लिखेंगे। हाथ में रहा कितना बेटा 5 रहा। 13 कम 13, 13 कम कितना बेटा इसमें 13 हो गया। जब 13 कम 13 और 5 कितना होगा, तो बोले कि 13 कम 13 और 5 कितना होगा। तो सर 13 कम 13 और 5 बेटा अगर देखेंगे तो आपका होगा 18। तो सर इंटू करें तो कुछ हो नहीं रहा बेटा, क्योंकि हमको 312 लेके आना है। तो 312 तो आ नहीं रहा बेटा इसमें, सॉरी बेटा ये इसमें 24 है। क्या है बेटा 24 है, तो थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे ना। ठीक है, यहाँ देख 24 था बेटा, यहाँ पर क्या था 24 था, तो शायद हो जाए यहाँ पर। ठीक है, फंडा सेम ही है, और यहाँ बेटा 24 है। अभी देखो अच्छा खासा सम होता जो बन नहीं पाता, तो थोड़ा देखते रहना आप लोग को। तो यहाँ बेटा इंटू करेंगे, अगर 13 के साथ अगर 24 को इंटू करते हैं तो कितना होता है वो देखो। तो यहाँ 52 होगा, 52 होगा कि नहीं, तो 52। ठीक है, तो 52 यहां पर होगा तो 52 मतलब 5 कैरी ऑन, 13 दिन 26 और 5 बेटा कितना होगा 31 होगा। मतलब 312 हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। तो ये लॉजिक बेटा किसमें अप्लाई हो रहा है, मतलब इन दोनों नंबर के साथ इंटू करना तो ये वाला नंबर आएगा। तो इसको अगर इंटू करोगे तो कभी भी बेटा 65 तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, यहां पर भी इंटू करो तो यहां पर देखो इन दोनों इंटू करो तो ये नंबर तो ये भी तो नहीं हो पाएगा। जब इसको इंटू करो तो ये भी नहीं हो सकता, तो बस यही आ सकता है बच्चा आपके पास, और कोई आ नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या होगा बेटा बी होगा,
क्योंकि देखो 7 और 4 को इंटू करोगे तो 28 होता, लास्ट में 28 मतलब 8 आना चाहिए, बस इसी में 8 आ रहा है, तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर होगा, खटाक। क्लियर है? ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, खटाक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपका आया हुआ है। इस क्वेश्चन को तुम लोग देखोगे कि ये जो है आपका देखोगे कि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है आपको क्या बोलते हैं कि आपका सीरीज का ही पार्ट होता है, और ये सीरीज को होगा अक्सर बोला जाता है कि इसको फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का नाम दिया गया बेटा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का नाम दिया गया है, और फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिपीट होता है। रिपीट होता है कि नहीं? तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा 2 लेटर है जो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 या 3। तो आप बोलोगे देखिए सर एच ओ यहां भी दिखाई दे रहा है, एच ओ यहां भी दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये रिपीट का फंडा अप्लाई होगा। तो कुछ करने का दरकार ही नहीं है, इसमें बेटा काउंट कर लो कि टोटल एलिमेंट कितना है, इंक्लूडिंग फिलिंग द ब्लैंक लेके। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16। तो 16 बेटा केवल एक ही भाग में टूटता है, वो 4 इंटू 4 के हिसाब से, मतलब 4 का सिलेक्शन करिए तो कितना ग्रुप बनेगा बेटा? 4 बनेगा। बस आपको ही करना है कि 4 को सिलेक्शन करना है तो 4 ग्रुप बनेगा। तो कुछ करने का दरकार है, 4 को सिलेक्शन करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एच ओ 4 हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा इसमें देखेंगे, ये शायद कंटेनिंग मेथड का उदाहरण है, जो भी बेसिक क्लास जानते हो तो वो थोड़ा सा मालूम, ये कंटेनिंग मेथड का ये है। देखो बेटा इसमें देखो कि ए एच, इसमें ओ नहीं दिखाई देगा, यहां ओ हो जाएगा, यहां देखो बेटा आर हो जाएगा। अब इसमें गौर करोगे कि इसमें आपका ए नहीं तो बेटा यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है। तो एच के बाद देखो ओ के बाद आर आना चाहिए, तो ओ के बाद आर बेटा केवल इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, और लास्ट में ए आना चाहिए, तो लास्ट में ए बेटा केवल इसी में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा दैट प्रश्न बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर क्या करो होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्व बेटा हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे कि आपको बताना है कि मिसिंग वाला नंबर के बाद बेटा क्या आएगा। ये आपके लिए क्या बेटा टोटल के टोटल बेटा एक होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा इसमें। ठीक है, कमेंट करके बताना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये अगले प्रश्न में अगले जो सेगमेंट चलेगा उसमें आपको इसको हम बताएंगे एक्सप्लेन बेटा। तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके आप लोग को बताना है। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के बीच में इसको क्या करना है, शेयर करना है। तो आज की क्लास बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं।